आषाढ़ का एक दिन, जो मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है, नवजागरण के कवि माने जाते हैं। उन्होंने इस नाटक को 1958 में लिखा है। तो इस नाटक में प्रमुख चरित्र मल्लिका कालिदास हैं, जो कि कालिदास ऐतिहासिक रूप से लिए गए हैं और मल्लिका चरित्र की कल्पना की गई है। इसमें इस नाटक में आधुनिक नवजागरण की लक्षण विद्यमान हैं और यह आधुनिक युग में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले की समस्याओं को उजागर करता था, इतना ही आधुनिक समस्याओं को भी उजागर करता है। इस नाटक में व्यक्ति की मन स्थिति का वर्णन किया गया है, जैसे किस प्रकार व्यक्ति निर्णय लेने और निर्णय ना लेने और गलत निर्णय लेने के कारण किस अवस्था में पहुंच जाता है, अंततः उसकी अवस्था क्या होती है। और इसमें व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक कमजोरी के कारण किस प्रकार सृजनात्मक क्षमता जो होती है, सत्ता के मोह में पड़कर नष्ट हो जाती है उसकी, किसी के मोहासक्त होकर उसकी प्रभाविता और उसकी कुशलता नष्ट हो जाती है और कुशलता नष्ट हो जाती है। इसी पर आधारित यह नाटक है आषाढ़ का एक दिन। कालिदास चरित्र जो है इसमें मल्लिका और कालिदास मतलब एक दूसरे को प्रेम करते हैं। मल्लिका का प्रेम जो है वो भावनात्मक पूर्ण है, भावना से, और जबकि कालिदास का पूर्ण प्रेम है, वे प्रेम तो करते हैं मगर उनके प्रेम में क्या है, त्याग की भावना नहीं है। तो जो मल्लिका होती है वह कालिदास के साथ बाहर वर्षा विहार करके आती है और घर आती है, अपनी माँ के समक्ष प्रस्तुत होती है, बोलती है कि मुझे आज इतना आनंद आया वर्षा विहार में कि मानो मैं उस आनंद को महसूस के साथ साथ छू भी सकती, मतलब वह मानसल टाइप का वो था, आनंद था। तो इससे उसकी माँ दुखी होती है और वह इस ओर संकेत करती है कि मुझे तुम्हारा इस तरह घूमना, उसके साथ नाम नहीं लेती, मतलब उसके साथ घूमना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और गांव के लोग मतलब समाज के लोग ऐसी बातें करते हैं जिससे मुझे मतलब बुरा लगता है। तो मल्लिका बोलती है कि मुझे मेरे जीवन का अधिकार मेरे जीवन में अनाधिकार ऐसी बातें करने वाले को कोई अधिकार नहीं है कि वो मेरे चरित्र पर या मेरे जीवन में दखल लें। मेरा खुद का स्वयं का जीवन है, मैं स्वयं ही अपने निर्णय लूँगी। और इस प्रकार वह अपनी माँ अंबिका की बात काटती है और अपने इस प्रेम को भावनात्मक प्रेम का रूप देकर इस बात को ख़त्म कर देती है। अब इसी बीच में क्या होता है, कालिदास की संवेदनशीलता है वह दिखाई गई है किसके रूप में, हरण शावक का प्रसंग आता है इसमें और उसके द्वारा कालिदास की संवेदनशील क्षमता दिखाई गई है, किस प्रकार वह एक प्रकृति प्रेमी है और ये सब उसमें दिखाया गया है।
लेकिन फिर उसके बाद विलोम आता है। विलोम जो कि एक गांव का नागरिक है, जो सामान्यतः कवि दिखाया गया है, शायद कवि दिखाया गया है। और वह कैसा है, कब छंदों की रचना करता है, छंदों की रचना करता है, लेकिन उसके छंदों में क्या है, वह लय या वह मर्म नहीं आ पाता है हृदय का। तो उसकी रचना इतनी प्रकाशित नहीं होती है, क्योंकि कालिदास द्वारा रचित छंद में मर्म आ जाता है कि उसे मार्मिक अनुभूति होती है, आत्म अनुभूति, मतलब उसने अनुभूत किया है प्रेम को, इसलिए उसके छंदों में, कालिदास के छंदों में वो मर्म आ जाता है, इसलिए उसकी सफलता हो गई है, मतलब विख्यात है। तो हाँ, तो इस प्रकार कालिदास और विलोम दोनों ही किससे, मल्लिका से दोनों ही प्रेम करते हैं, परंतु विलोम इस जगह निष्फल है कि उसे मल्लिका का भावनात्मक प्रेम नहीं मिल पाया, और कालिदास को भावनात्मक प्रेम मिल गया। तो कालिदास जो है उसकी प्रेम की महत्ता को नहीं समझता है, और उससे त्याग के रूप में कमी रह जाती है उसके प्रेम में। इस तरह विलोम और कालिदास समान हैं, और लेकिन विपरीत हैं। कालिदास भी रचना करता है और विलोम भी, मगर उसकी असफल है कि सफल है। तो इसी बीच मतलब कोना तक उज्जैनी से कवि वररुचि नामक एक कवि आते हैं, कवि या कोई शासन की तरफ से आता है कि कालिदास की रचनाएं बहुत अच्छी हैं, हमने पढ़ी हैं, तो हम उन्हें राज्य की तरफ से राज्य कवि का पद देना चाहते हैं, उन्हें आसीन करना चाहते हैं उस पद पर। तो राज्य के पद पर आसीन करना चाहते हैं, तो हम उन्हें उज्जैन लेने आए हैं। यह सुनकर जो मातुल है उस गांव का, तो वह जाता है कहाँ, अंबिका मल्लिका के घर, और वह यही खबर मल्लिका को सुनाता है कि कालिदास को लेने के लिए, राज्य कवि का पद देने के लिए, उज्जैनी से राज कवि बनाने के लिए प्रस्ताव आया है। तो मल्लिका बोलती है इसमें क्या बात है, इसमें तो मतलब अच्छी बात है, वो स्थानीय कवि नहीं रह पाए, नहीं, केवल स्थानीय कवि नहीं बनेंगे, वह उनकी योग्यता के हिसाब से उन्हें आदर और सम्मान मिलेगा। लेकिन इसमें जो कालिदास हैं वो, उनको निराशा हो जाती है, वो सोचते हैं या बोलते हैं कि मैं इस प्रकार में अपनी जन्मभूमि या वातावरण से दूर हो जाऊंगा और साहित्यिक रचना नहीं कर पाऊंगा, और मुझे इसका खेद है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार कालिदास ने अंततः निर्णय लिया कि मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पे, लेकिन उन्हें साहित्य प्रेम था। साहित्य प्रेम के चलते उन्होंने क्या निर्णय लिया, यदि मैं यहाँ पे रहा तो साहित्यिक रचना फिर भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी आजीविका के लिए साधन चाहिए, जो कि आजीविका के लिए साधन चाहिए, और रचना करने के लिए मुझे मतलब सहायक होंगे जो आर्थिक साधन चाहिए। तो इस कारण वह सोचकर चला गया कहाँ, उज्जैनी की मुझे वहाँ राजाश्रय मिलेगा तो मैं रचना स्वतंत्र रूप से कर लूँगा। लेकिन राजाश्रय नहीं मिला। राजाश्रय मिलने पर अब वो गया, वो सोच के गया कि मैं साहित्यिक रचना वहाँ अच्छे से करूँगा, लेकिन राजाश्रय मिलने पर वह वहाँ के रंगमंच सब राजा की भांति मतलब रहने लगा, और सब वहाँ ढल गया,
और साहित्यिक रचनाएं भी की हालांकि उसने, लेकिन उन रचनाओं में जो जितनी भी उसने रचनाएं की वो सब गांव के अनुभवों पर आधारित थी। जैसे उसने कुमार संभव, मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम जी रचना की, तो इन सब रचनाओं के अंदर में क्या था, उसका वातावरण, उसका स्थायी भूमि या जन्मभूमि थी, जिसमें उसने अपनी चित्तवृत्तियों में रखकर इस भूमि और वातावरण, मेघ, बादल, पर्वत, जो भी वातावरण वहाँ पे था, हरिण शावक मतलब हरिण का बच्चा, तो उन्हीं को चित्त में धरते हुए, मल्लिका को चित्त में धरते हुए उन्होंने रचना की। और वह अपनी जन्मभूमि की मोह नहीं त्याग पाया, मतलब वहाँ रहते हुए भी उन्होंने ऐसी ऐसी रचना की। फिर क्या होता है, उज्जैनी के गुप्तों के द्वारा उन्हें कश्मीर के शासन में प्रवेश करने का मौका मिला। तो कश्मीर के शासन में प्रवेश करने का मौका मिला, उन्होंने भी इस मौके का सोचा कि फ़ायदा उठाया जाए। कश्मीर के शासन का भार संभालने के लिए वो कश्मीर जाने के तैयार हो गए। किस भाव में? ऐसा भाव उन्होंने सोचा कि मुझे जितने लोगों ने मेरी भर्त्सना की है, जितने लोगों ने मेरी बुराई की है, उनसे बदला लेने का एक ही मात्र उपाय है। क्या? कि मैं राजनीतिक शक्तियाँ अर्जित करके उनसे बदला लूँ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कालिदास भटक जाता है अपने रास्ते से और कश्मीर चला जाता है। कश्मीर जाने के लिए वो दूसरा रास्ता बनाना चाहता था, जो कि उसके घर से जाता था, तो वहाँ से नहीं जाना चाहता था। तो वह अपने रास्ते से नहीं जाना चाहता, जो उसकी शादी हो गई थी राजकुमारी, गुप्तों की दुहिता राजकुमारी से, मतलब प्रियंगु मंजरी से शादी हो गई। तो वो हट करने लगी कि मुझे तो वहीं से जाना जहाँ तुम्हारी यादें हैं, जहाँ तुम सोचते रहते हो कि रचना करते समय सोचते हो, तो मुझे तो वहीं से जाना है। इसे हट करने पर कालिदास ने उसी रास्ते का चयन किया जहाँ बीच में उनका गांव पड़ता है। तो वह प्रियंगु मंजरी घूमने जाती है उसके गांव में, लेकिन कालिदास नहीं जाते हैं। घूमने जाती हैं तो वो मल्लिका से मिलती हैं। उस मल्लिका को विवाह का प्रस्ताव और घर की जर्जर स्थिति को सुधारने का प्रस्ताव और माँ की साथ ले जाने का प्रस्ताव, मतलब सब उसे सुविधा देने की कोशिश करती है। और संवेदनहीनता का अपना जो मुख है, वो मुखड़ा जो प्रस्तुत करती हैं वो प्रियंगु मंजरी, कि मतलब मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। लेकिन जब मल्लिका तो स्वाभिमानी है, उसके मन में स्वाभिमान की भावना आती है कि मैं ये सत्कार सेवा स्वीकार नहीं कर सकती। तो इस प्रकार उसने इसे मना कर दिया, तो प्रियंगु मंजरी चली जाती है। अब वो यह बोल कर जाती है कि उन्हें मतलब कालिदास को रचना करते समय यहाँ का वातावरण सदैव याद रहता है, और तुम्हारी भी चर्चा करते हैं वो, तुम्हें यहाँ के कुछ पुष्पों, नई औषधियों को, हिरणों के बच्चों को ले जाएंगे और वहाँ पालेंगे, जिससे उनकी मनोवृत्ति में यहाँ की यादें ज़्यादा खटके ना और उन्हें रचना करने में सहायता करें। मेरी ज़्यादातर यही प्रयास रहता है मेरा कि कालिदास साहित्यिक रचना में अपना ध्यान लगाएं। राजनीति में ऐसा नहीं होता है कि तटस्थ ना रहा जाए। यदि तटस्थ एक समय के लिए भी ध्यान भंग होगा तो विध्वंस हो जाएगा राजनीति में, मतलब बड़ा ही नाश हो जाएगा। इसलिए मेरा ज़्यादातर प्रयास यह रहता है कि कालिदास जी रचना में ज़्यादातर लगी रहें। यह प्रयास वह निरंतर करती रहती है, लेकिन अंततः वह कश्मीर जाकर कालिदास पाता है कि मैंने जैसा सोचा था वैसा तो हुआ नहीं। मैं सोच रहा था कि मैं साथ साथ राज करूँगा और साहित्यिक रचना करूँगा, तो दोनों साइड अपने आप को बराबर भागों में बांट लूँगा। लेकिन अंततः उसने पाया कि
मैं दोनों तरफ नहीं बट पा रहा हूँ और दोनों तरफ नहीं बट पा रहा हूँ, तो वह क्या करता है, राजा मरने के बाद, कश्मीर का राजा मरने के बाद, हालांकि वो कश्मीर का राजा था, किसी किसी कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं उसे और राजा के नीचे पद पर आसीन बताया गया है। तो वहाँ पे क्या हुआ, राजा के मरने पर कश्मीर की विद्रोही शक्तियाँ बढ़ गईं और जो कालिदास था वह वहाँ से चला गया। तो वहाँ के लोगों का सोचना है कि उसने संन्यास ले लिया और चला गया वह हिमालय कहीं भी, मतलब संन्यास ले लिया उसने, वहाँ से चला गया कश्मीर से। तो यही कथा वृतांत कौन सुनाता है, यात्रा वृतांत, एक कथा वृतांत मातुल, जो चाटुकारिता करता था किसकी, राजशाही लोगों की, जो राजा में राजशाही लोगों की चाटुकारिता करता था कालिदास के साथ। मातुल कहाँ गया था, कश्मीर गया था। तो उसने वापस आकर यह सब वृतांत किसे सुनाया, मल्लिका को। तो मल्लिका बोलती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, मेरी समझ में उन्होंने संन्यास नहीं लिया होगा, मैंने उन्हें ऐसे जाने की आज्ञा तो नहीं दी थी, अनुमति तो नहीं दी थी। लेकिन मातुल बोलता है कि मैं तो मेरी यही समस्या है कि मैं जो बोलता हूँ वो नहीं होता है, और जो नहीं बोलता हूँ वो होता है, मेरा मतलब उल्टा होता है जो मैं बोलता हूँ। अब इसलिए मैं ये भी नहीं बोल रहा कि उन्होंने संन्यास ले लिया तो भी मैं गलत हूँ, और ये बोलूँ कि संन्यास ले लिया तो भी मैं गलत हूँ, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोलता। और ऐसा विवादास्पद स्थिति में डालकर मल्लिका को चला जाता है कौन, मातुल। तो मल्लिका स्वयं से मतलब बातें कर रही कि मैंने इस प्रकार, मैंने तुम्हें अनुमति नहीं दी थी कि जाकर तुम संन्यास ले लो, एक दुनिया से तटस्थ हो जाओ और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लो। तो मैं अब भी मेरे जीवन में किसी और का प्रवेश भले ही हो गया है और प्रभाव भले ही हो गया है, लेकिन मेरी भावनाओं पर अभी भी तुम्हारा ही नियंत्रण है। मैं तुम्हारे ही बारे में सोचती रहती हूँ और तुम्हारी हर एक रचना को मैंने पढ़ा है, और यदि तुम आते तो मेरे पास मैं ये सारी रचनाएं तुम्हें दिखाती कि मैंने तुम्हारी सारी रचना पढ़ी हैं, और तुम्हारे लिए रचना के लिए कुछ पेज मतलब अपने हाथों से बनाए हुए हैं, रखे हुए हैं। लेकिन मैं ये क्या सुन रही हूँ कि तुम तटस्थ हो रहे हो, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हो। तो इसी वक्त कालिदास मतलब दरवाज़ा उसके घर का खटखटाता है, कालिदास आता है। कालिदास आता है तो वह आता है, बोलता है मुझे पहचान नहीं पा रही हूँ मल्लिका से। मल्लिका, ना ही पहचान पाओगी, वो बोला, क्योंकि मैं अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो मैं था, अब मैं वो व्यक्ति हूँ जो मैं नहीं हूँ। तो इस प्रकार वह बताता है, और मल्लिका बोलती है कि मुझे तो मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम हो, आश्चर्य तो दूर की बात है। तो तो कालिदास बोलता है कि मैं भले ही वहाँ रहा हूँ राजमहल में या फिर राजनीति में सम्मिलित रहा हूँ, फिर भी मैंने अपने यहाँ के वातावरण को नहीं छोड़ा है। वो वही पिछली बातें बखान मतलब बताने लगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके जो कालिदास है उसने ऐसी बताया कि मेरे चित्तवृत्ति में तुम ही थी, तुम ही हर रचना में सामने आई। जो ऋतु संहार है जो मैंने यहाँ लिखी थी वही बस है कि यहाँ लिखी थी, और उसमें तुम नहीं थी। लेकिन जो कुमार संभव और मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम ये सब रचनाएं हैं उसमें तुम और गांव का चित्रण है। और इस प्रकार वो बताते हैं, और अत से शुरू करने के लिए बोलता है कि हम अपनी ज़िंदगी को अत से शुरू करेंगे, हम अब ऐसे निर्णय नहीं लेंगे गलत। तो इसी वक्त मल्लिका की बच्ची रोने लगती है। तो बोलता कौन है ये, कालिदास बोलता है। तो मल्लिका बोलती है कि ये आज का मेरा वर्तमान है, वर्तमान है।
तो उसी वक्त कौन आता है, विलोम। विलोम आता है तो विलोम भी उसे नहीं पहचान पाता है कि कौन है ये, जानी पहचानी तो आकृति लग रही है मगर कौन है ये। तो विलोम अंततः एक तक देखता है और कहता है, अरे तो तुम हो, अच्छा। और कालिदास विलोम को जाने के लिए बोलता है कि तुम जाओ यहाँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो विलोम बोलता है, ऐसे कैसे मैं चला जाऊँ यहाँ से, तुम्हारा सब पर अधिकार है, तुम अपने 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 अधिकार को नश्वर समझते हो, समय ने तुम्हारे जैसा निर्दयी नहीं है, उसने सबको अधिकार दिए हैं। तो जो विलोम है वो ऐसा कहता है, लेकिन बोलता है कि मैं चला जाता हूँ और मैं केवल इसलिए जा रहा हूँ कि तुम यहाँ एक अतिथि के रूप में हो और तुम्हारी इच्छा का मान होना चाहिए, इसलिए मैं चला जाता हूँ। तो इस प्रकार इस नाटक का अंत होता है। इसमें हमने देखा कि विलोम है जो वह कालिदास के बिल्कुल विपरीत और निकट प्रतीत होता है। इसमें इसका क्या आशय है, कालिदास की विपरीत निकट, कालिदास की विपरीत और अत्यधिक निकट प्रतीत होता है। इसका इस वाक्यांश का क्या आशय है कि आशय तो मतलब कालिदास भी वो है, रचनाकार है, और विलोम भी। अंतर सिर्फ इतना है कि मल्लिका जो है कालिदास को चाहती है और विलोम ने उसे शारीरिक रूप से प्राप्त कर लिया है और कालिदास भावनात्मक रूप से प्राप्त किया है कालिदास ने। तो इस प्रकार दोनों ही अधूरे रह जाते हैं, कालिदास अंततः और विलोम दोनों ही अधूरे रह जाते हैं। और यह नाटक समसामयिक जो नारी पुरुष की संबंध हैं और किस प्रकार द्वंद्वात्मक मानसिकता से घिरा रहता है आधुनिक मनुष्य, और इसमें मल्लिका अंततः वारांगना के रूप में संबोधित होती है, खुद को करती है संबोधित, और कालिदास जो कि ऐतिहासिक चरित्र है और बाकी अनुनासिक, अनुस्वार, निक्षेप आदि और मातुल, दांतुल, दंतुल, ये सब क्या हैं, काल्पनिक चरित्र हैं। इन काल्पनिक चरित्रों के माध्यम से मोहन राकेश जी ने इसे आधुनिक नवजागरण चेतना से जोड़ा है और पाश्चात्य
जो पश्चिम में नाटक परंपरा है उसका खंडन करके हिंदी नाट्य परंपरा में नई शैली गढ़ी है जो अंततः नायक और खलनायकत्व एक ही व्यक्ति में स्थित परिस्थितियों जन्य स्थिति में व्यवहार करना एक ही नायक का बताया गया है। यह आदर्श रूप में नाटक न होकर स्वाभाविक और परिस्थितिजनक है, क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति के परिस्थितियों में दो प्रकार से व्यवहार करने का गुण है। अंततः जो मल्लिका होती है वह अपने आप को यह समझाती है, वह बताती है कि उसकी माँ ठीक कहती थी और वह अपनी माँ के सिखाए हुए मतलब बताए हुए पर ही अंततः चल रही है। और जो वह पहले समझती थी कि भावनात्मक पूर्ण प्रेम के अलावा उसके जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए, और उसे अब गलत प्रतीत होता है। इस प्रकार इस नाटक को हम परिस्थितिजन्य नाटक या नाटक कह सकते हैं। इस नाटक में अस्तित्ववाद का भी प्रभाव दिखता है। अस्तित्ववाद पर ही आधारित है नाटक, और जो कि सूत्र पश्चिमी अस्तित्ववादी चिंतन है। उनके अनुसार अस्तित्ववाद क्या है कि जो हमें मतलब दिख रहा है, अस्तित्व में है जो, केवल वही सत्य है, और जो आदर्श रूप में बताया जाता है वह झूठ है। यदि केवल व्यक्ति को नायक रूप में दिखाया जाए या केवल व्यक्ति को खलनायक रूप में दिखाया जाए तो वो गलत है। इस प्रकार इस पर हम कह सकते हैं अस्तित्ववादी का प्रभाव है, अस्तित्ववादी दर्शन का। और इस नाटक में प्रतीकात्मक रूप का प्रयोग हुआ है, लेकिन कम हुआ है।